नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपका होस्ट आज आपको सुनाने जा रहा हूं फियर डायरीज का फर्स्ट केस, जो आपको डर और दहशत का एक खौफनाक एहसास कराएगी। सीमा, राम, जगदीश और निकिता 4 अच्छे दोस्त थे। वो सारे स्कूल में एक साथ 9th क्लास में पढ़ते थे। ये 4 बचपन से साथ होने के कारण बहुत करीबी दोस्त थे। यूं ही सर्दियों की छुट्टी चल रही थी। एक रोज जगदीश के माता पिता एक दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो जगदीश अपने दोस्तों को घर में बुला के पार्टी करने का नक्की करता है। जगदीश के माता पिता ने शहर से थोड़े ही दूर में एक फ्लैट खरीदा था। एक दिन पहले से ही जगदीश सारे दोस्तों को फोन करके इनवाइट कर देता है। सीमा, राम और निकिता भी आने के लिए मान जाते हैं। दूसरे दिन जगदीश के माता पिता जाने के बाद सारे दोस्त जगदीश के घर में इकट्ठा होते हैं। सबने अपने घरों में जगदीश के घर जा रहे हैं बोल के निकले थे। इधर उधर की बातें, गेम्स खेलते खेलते धीरे धीरे समय बिता चला जाता है। शाम का समय हो जाता है। बाहर ठंड की मात्रा बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे चारों ओर सुनसान और शांत होने लगा था। नया अपार्टमेंट होने के कारण सारे फ्लैट्स नहीं बिके थे, बस कुछ ही फ्लैट्स बिके थे। इसीलिए शाम के समय वो इलाका बहुत सुनसान लगता था। खेलते खेलते कब दोपहर से शाम हो जाता है वो उन बच्चों को पता भी नहीं चलता। शाम के समय तकरीबन 6:30 को लाइन कट जाता है। अब चारों ओर शांति के साथ साथ अंधेरे ने भी अपना कब्जा कर लिया था। तभी जगदीश कैंडल्स जला के लाता है और सब लोग कैंडल के चारों ओर बैठ जाते हैं। अचानक से निकिता के दिमाग में एक विचार आता है। वो बोलती है, दोस्तों, क्यों ना इस अंधेरी ठंडी रात में कुछ रोमांचक किया जाए। मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम सब भूतों के बारे में बात करें। हम में से हर कोई एक एक भूतिया कहानी सुनाएगा। जिसके कहानी सबसे ज्यादा डरावना होगा उसको बाकी सब मिलके कल स्कूल कैंटीन में ट्रीट देंगे। बोलो, मंजूर है? निकिता के मुंह से भूत की बात सुन के जगदीश के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो बहुत डरपोक लड़का था। भूतों के नाम से तो उसके हार्ट बीट बढ़ जाते थे। वो पहले ये गेम खेलने से मना कर देता है। उसका बात सुन के राम बोला, क्या यार, तू भी छोटी छोटी बातों में डर जाता है। तू टेंशन ना ले, हम सब हैं ना तेरे साथ। चल सब मिलके खेलते हैं, मजा आएगा। हे गाइस, खेल का थोड़ा रोमांच और बढ़ाने के लिए एक नियम और जोड़ा जा रहा है। हर कहानी के अंत में कहानी सुनाने वाला सुनने वालों में से किसी एक को एक डेयर देगा और उसको वो पूरा करना पड़ेगा। पहले निकिता कहानी शुरू की। भूतिया शमशान। लिजा नाम की एक लड़की थी जो क्लास 10th की स्टूडेंट थी। उसका घर स्कूल से थोड़ा दूर था। स्कूल के सारे टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स सब लगभग स्कूल के आसपास ही रहते थे। बस लिजा और उसकी दोस्त पिंकी थोड़े दूर में रहते थे। स्कूल के बाद ट्यूशन के लिए लिजा के इलाके से 2 रास्ते थे। एक था लंबी वाली सड़क और एक श्मशान से होके गुजरता था। लिजा के घर वाले उसको लंबे सड़क से आने जाने के लिए बोलते थे। वो बोलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी देर हो जाए, कभी भी श्मशान वाले रास्ते से नहीं आना। एक दिन की बात है, ट्यूशन में ज्यादा पढ़ाने के कारण वापस आने में देर हो जाता है। अगले ही दिन सुबह को एग्जाम होने के कारण लिजा को घर जल्दी पहुंचना था। वो सोचती है, बस एक ही दिन की बात है, आज जल्दी में हूं, आज चली जाती हूं, अगली बार से नहीं जाऊंगी। यही सोच के लिजा श्मशान की तरफ चलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद अंधेरा थोड़ा और घना होने लगता है। रात के वो सन्नाटे साफ साफ सुनाई देती है। अचानक से कोई पिंकी के आवाज में उसका नाम पीछे से जोर से चिल्लाता है। वो आवाज पिंकी के आवाज से इतना मिलता है कि लिजा पीछे घूम के देखने लगती है, परंतु वहां कोई नहीं था। तभी उसको याद आती है कि पिंकी तो आज ट्यूशन ही नहीं आई थी। अब वो अपनी चलने की स्पीड को बढ़ाती है और लंबे लंबे कदम से आगे बढ़ती है। पर अब वो अकेली नहीं थी। उसके पैरों के निशान के पीछे पीछे एक उल्टे पैरों के निशान भी उसके पीछे पीछे घर तक जा रहे थे। घर पहुंच के वो खाना खाई और सो गई। रात को तकरीबन 2-2:30 बजे उसकी नींद अचानक से खुल जाती है तो वो एक बुढ़े आदमी को देखती है जिसके सफेद आंखें थीं, खून से सना हुआ चेहरा था जो उसको बस एक नजर से घूर रहा था। वो डर के कारण किसी को भी कुछ बता नहीं पाई। वो बुढ़ा हर पल उसको दिखाई देता था, बाल बनाते हुए, खाना खाते हुए, सोते हुए, नहाते हुए, जैसे कि वो लिजा पर नजर रखे हुए हो। वो साये को लिजा के अलावा और कोई नहीं देख पा रहा था। वो बुढ़े की आत्मा डे बाय डे लिजा के करीब आने लगा। वो आत्मा जितना लिजा के करीब आने लगता था, लिजा उतनी ही कमजोर और बीमार होने लगती है। इतना बोल के निकिता जोर से चिल्लाती है। उसकी वो चिल्लाने की आवाज सुन के जगदीश, जो वो कहानी सुन के डरा हुआ था, उसका घबराहट बढ़ जाता है और वो छिटक के टेबल से दूर चला जाता है। जगदीश को इतना डरा हुआ देख के
अब निकिता हंस देती है और हंसते हंसते बोलती है, देखो जगदीश डर गया। चल जगदीश, तू डर गया तो अब डेयर करने की बारी तेरा। तुझे एक आसान सा टास्क देती हूँ। तू जा और ग्राउंड फ्लोर पर जो गार्डन है वहाँ से मेरे लिए एक फूल लेके आ। ये डेयर सुनने के बाद जगदीश बोलता है, मैं अभी कैसे अकेले जा सकता हूँ, और वैसे भी अभी तक लाइट भी नहीं आई है। फिर निकिता बोलती है, लाइट नहीं है तो क्या हुआ, मोमबत्ती लेके जा। पहले से ही तय हुआ था कि जिसको जैसा टास्क दिया जाएगा वैसा वो करेगा। चल जा, अभी ज्यादा नाटक मत कर, या फिर सीधे सीधे बोल दे तू डरपोक है। इतना सुनने के बाद जगदीश बोलता है, डरपोक नहीं हूँ मैं तुम्हें फूल ला के दिखा दूंगा। बस इतना बोल के जगदीश बगल में पड़ी हुई मोमबत्ती को उठाता है और जलाता है। जला के जाते समय वो निकिता को थोड़ा गुस्से से देखता है और फिर तेजी के साथ दरवाजे की तरफ जाता है। अब जगदीश जा चुका था। अब वो घर में रहे बस 3 दोस्त, निकिता, राम और सीमा। तभी सीमा बोलती है, हम लोग कहानियां जारी रखते हैं, जगदीश आएगा तो वो भी सुनने बैठ जाएगा। अब कहानी सुनाने का बारी था राम का। कहानी शुरू होती है एक परिवार से। उस परिवार में अशोक, उनकी पत्नी रीमा, छोटा लड़का अमन और छोटी लड़की मीरा थे, जिनको एक सुबह गांव से फोन आता है कि अशोक के पिताजी का तबीयत खूब नाजुक हालत में, जितनी जल्दी हो सके आप उनके पास आने की कोशिश कीजिए। इतना सुनने के बाद सारा परिवार दुखी हो जाता है और ज्यादा देर ना करते हुए जल्द से जल्द पैकिंग करके निकल जाते हैं। उनका गांव घर से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर होगा। धीरे धीरे दोपहर ढलने लगता है। अभी भी तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर बाकी था। गाड़ी खूब तेजी से NH24 में चली जा रही थी। ये सड़क को बने हुए 2 साल ही हुए थे और अशोक परिवार में हुए आपसी मतभेद के कारण से 5 साल से घर नहीं गया था, तो ये सड़क अशोक के लिए भी नया था। कुछ देर बाद अशोक को एक डायवर्जन दिखाई देता है। अशोक थोड़ी देर के लिए गाड़ी को वहां पर रोकता है। वो देखता है कि डायवर्जन वाले रोड से अगर जाते हैं तो उसको कम से कम 50 किलोमीटर का सफर कम करना होगा। अब वो गाड़ी से नीचे उतरता है और हल्का होने के लिए पास वाले खेत की तरफ जाता है। हल्के होने के बाद अशोक इस शॉर्टकट के बारे में पता करने के लिए थोड़े ही दूर में जो गैराज था वहां जाता है और पूछता है, अरे भाई साहब, ये जो पतली सी सड़क है जो आगे जाके NH44 से मिलेगी, वो सड़क कैसी है? क्या वहां से गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है? इतना सुनते ही वहां काम कर रहा मैकेनिक अशोक को हैरानी भरी नजरों से देखता है और पूछता है, नया है क्या इस सड़क पर? मालूम नहीं है तुझे उस सड़क से कोई नहीं जाता, छलावे का साया है वहां। उसका बात आधा ही हुआ था, तभी अशोक को पीछे से अमन बुलाता है कि पापा जल्दी आओ चलते हैं। इसलिए अशोक उसके बातों को नजरअंदाज करके गाड़ी में बैठ जाता है। बैठते ही वो रीमा को बोलता है, यहाँ जो पतली सड़क है यहाँ से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे और ज्यादा सफर भी करना नहीं पड़ेगा। आगे चल के किसी से रास्ता पूछ लेंगे, फिलहाल तो यही से चलते हैं। मीरा अशोक की बात पर हाँ भरती है। अब अशोक बिल्कुल समय न गवाते हुए गाड़ी आगे बढ़ाता है। सुनसान सड़क, यहां तक कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, पर मानो जैसे सड़क गाड़ी की तेजी के साथ साथ और लंबी होती जा रही हो। 1 घंटा, फिर देखते ही देखते 2 घंटा भी बीत जाता है। शाम होने को है, पर सड़क का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से गाड़ी बंद पड़ गई। अशोक को थोड़ी वहद समझ थी गाड़ियों के बारे में, तो वो बोलता है इंजन गर्म हो गया होगा। वो आगे जाके बोनेट खोल के देखने लगता है। तभी रीमा जो है वो गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर की तरफ सर बाहर करके बैठी हुई थी। वो देखती है सामने से सफेद कुर्ता धोती पहना हुआ एक आदमी साइकिल से आ रहा है। दूर से आने के कारण उसका चेहरा धुंधला होता है, पर जैसे ही वो इंसान पास में आया तो उसका चेहरा साफ साफ रीमा को दिखाई देने लगा। वो और कोई नहीं अशोक के पिताजी थे। वो रीमा के पास पहुंचे और अपनी साइकिल रोकी। वो बोले, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना, जल्दी निकलो यहाँ से। रीमा उनसे बात करना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों उसके गले में से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अब वो जोर से अशोक का नाम लेके चिल्लाई। उसकी आवाज सुन के अशोक जल्दी से गाड़ी में वापस आके गाड़ी तेजी से चलाना शुरू कर देता है। तभी रीमा पीछे मुड़ के देखती है तो सड़क में एक काला साया उनके पीछे खूब तेजी से दौड़ रहा था। इतना देख के रीमा की घबराहट और बढ़ जाती है। कुछ देर बाद रीमा फिर से पीछे मुड़ के देखती है, पर अभी वो काला साया उनके पीछे नहीं था। ये देख के रीमा एक लंबी सांस लेती है। अचानक से रीमा की नजर गाड़ी के सामने मिरर पे पड़ती है। वो देखती है कि अशोक जो गाड़ी चला रहा था उसका चेहरा एकदम खून से सना हुआ दिखाई दे रहा था।
और टूटी हुई गर्दन से वो रीमा की तरफ देख के एक खौफनाक हंसी हंसता है। उस रास्ते से गुजरे हुए लोग उसी छलावे में फंसे रह गए हैं, कोई आज तक नहीं निकल पाया। अशोक की फैमिली भी आखिर वहां फंसी गई। शायद अशोक के पिताजी की आत्मा मरने के बाद भी उनके बहू और पोते पोती को बचाने के लिए आई थी, परंतु तब तक काफी देर हो चुका था। इतने में राम अचानक से टेबल पर अपने दोनों हाथों को पटक देता है। सीमा और निकिता, जो कि उस कहानी में खो चुके थे, वो राम के इस तरीके से हाथ पटकने से डर जाते हैं। तब राम जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्या यार तुम लोग भी डर गए? चलो अब डेर की बारी। चल निकिता, घर के सारे मोमबत्तियां बुझा दे, बस इस टेबल के बीच वाले को छोड़ के, और फिर तुझे एक आत्मा को बुलाना होगा। डेर होने के कारण निकिता धीरे धीरे सारे मोमबत्तियां बुझाने लगती हैं। घर में चारों ओर अंधेरा हो गया। टेबल में लगे मोमबत्ती को घेर के तीनों दोस्त बैठे हुए थे। तभी निकिता स्टार्ट करती है, चार्ली, चार्ली, आर यू देयर? यहाँ अगर कोई आत्मा है और हमसे संपर्क करना चाहे तो ये टेबल पर जलते हुए मोमबत्ती को बुझा के हमें सिग्नल दे। कुछ भी नहीं होता। देखते देखते 5 मिनट बीत जाता है। अब निकिता बोलती है, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। चल सीमा, अब तेरी बारी है। अब सीमा बोलना शुरू करती है। एक बार की बात है, मधु नाम की एक लड़की थी जो न्यू ईयर पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। रात के तकरीबन 8 बजे होंगे। तब उसकी माँ उसको ढूंढते हुए उसके रूम में आई। रूम पूरा परफ्यूम से महक रहा था। इतनी तेज परफ्यूम की महक सूंघ के उसकी माँ बोलती है, सुन मधु, रात के समय इतना परफ्यूम लगाना ठीक नहीं है। ये खुशबू काली शक्तियों को अपने ओर खिंचती है। संभल के जाना और पार्टी खत्म होते ही तुरंत घर वापस आ जाना। मधु हाँ बोल के पार्टी के लिए निकल जाती है। पार्टी में पहुंच के वो सारे दोस्तों से मिलती है, सबसे हेलो हाई करती है। थोड़ा सर दुखने के कारण वो भीड़ वाले इलाके से हट के एक कोने में हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक लेके खड़ी हुई थी। वहां पे कुछ देर खड़े होने के बाद एक लड़का आके मधु की बगल में खड़ा हुआ और हेलो बोला। मधु ने भी उसे हाई कही और बोली, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया उसका नाम ध्रुव है और वो हरि का दोस्त है। ध्रुव और मधु के बीच थोड़ी बातचीत हुई। तभी न्यू ईयर के लिए सारे लोग काउंटिंग करने लगे, तो मधु भी जाके काउंटिंग करने लगी और ठीक 12 बजे सब लोग विश करने लगे। मधु सबको विश की। तभी मधु ने ध्रुव को खूब ढूंढा, लेकिन उसे नहीं पाई। पार्टी तकरीबन 2:30 बजे तक चली और खत्म हुआ। धीरे धीरे पार्टी से लोग जाने लगे। मधु भी घर जाने के लिए कैब देख रही थी। तभी ध्रुव आया और मधु को पूछने लगा, हरि कहाँ गया, देखा है क्या उसे? मुझे छोड़ के कहाँ चला गया वो? मधु बोली, हरि तो अभी अभी घर चला गया। तभी ध्रुव बोला, ठीक है मैं भी घर जाता हूँ। ऐसे बोल के ध्रुव थोड़ा आगे गया और रुक के मधु को कहने लगा, इतनी रात को कहाँ कैब मिलेगा? तुम्हें ठीक लगे तो मेरे साथ भी आ सकते हो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। ध्रुव की बात सुन के मधु भी हाँ करती है और उसके साथ जाती है। मधु ध्रुव को रास्ता दिखाती है। मधु को उसकी घर में ध्रुव ड्रॉप करके चला जाता है। मधु के ऑफिस जाने वाले रास्ते में एक सुनसान सड़क आता है। ऐसा काफी बार हुआ है कि मधु ध्रुव को उस रास्ते में ऑफिस जाते हुए या फिर आते हुए देखती है। वहीं पे दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। धीरे धीरे दोनों के दोस्ती बढ़ने लगा। नंबर भी एक्सचेंज हो गया था। एक दिन दोनों व्हाट्सएप चैटिंग करते थे। तभी मधु बोलती है, गैस करके बताओ मैं क्या पहनी हूं? तुमने अगर सही बोल दिया तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। ध्रुव ने मधु किस कलर का नेल पॉलिश लगाई है, उसकी बिंदी थोड़ी टेढ़ी है, कौन सी ड्रेस पहनी है, सब कुछ ठीक ठीक बता दिया। ये सुन के मधु शॉक्ड हो गई। सोची इसे कैसे पता चला, सब कुछ कैसे सही बोल दिया उसने, कहीं से देख रहा है क्या? थोड़ी देर बाद फिर सोची गैस करके ही बोल दिया होगा सब। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी और धीरे धीरे मधु ध्रुव को पसंद करने लगी थी। वो दोनों हफ्ते में 1-2 बार मिलते थे, घूमते थे, कुछ बातें किया करते थे। घूमते वक्त ध्रुव ने मधु की हाथ पकड़ के घूमता था। एक दिन घूमने के बाद घर आके मधु देखती है ध्रुव ने जहां पे हाथ पकड़ा था वहां पे छाले आ गए थे। ये देख के मधु इन्फेक्शन हुआ होगा सोच के इग्नोर कर देती है। धीरे धीरे ध्रुव जहां जहां पे भी मधु को टच करता था वहीं पे छाले हो जाता थे, लेकिन मधु ये सब इग्नोर कर देती थी। एक दिन मधु सोई थी। अचानक से उसे लगा कि उसकी चारों ओर आग जल रहा है। उसकी बॉडी में गर्माहट की एहसास हो रहा था और उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उसकी चारों हाथ पैरों को जकड़ रखा हो। ये सारी घटनाएं बढ़ने लगी। ध्रुव भी अब मधु को नहीं मिलने आता था। एक सुबह मधु उठ के देखती है कि उसकी बेड के पास किसी के पैरों के निशान हैं और वो निशान जले हुए पैरों के थे। ये देख के मधु खूब डर गई और ये सारे घटनाओं के बारे में अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया। जब वो तांत्रिक आया
वो मधु और उसकी मां के साथ साथ एक काले साये को खड़ा हुआ देखता है। उसने पूछा कि आप दोनों में से किसी ने कोई अनजान इंसान को घर तक लेके आए हो क्या? तभी मधु थोड़ी शॉक होती है और घबराहट में उसके मुंह से ध्रुव का नाम निकल जाता है। तांत्रिक ध्रुव का फोटो दिखाने को बोलता है, लेकिन जब मधु ध्रुव और उसकी फोटो दिखाने के लिए ढूंढती है तब वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उन फोटोज में ध्रुव का नामो निशान ही नहीं था। मधु तब हरि को कॉल करती है और ध्रुव का फोटो भेजने को बोलती है। तो हरि बोलता है, ध्रुव? कौन ध्रुव? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है उस नाम का। मधु बोलती है, आर्य न्यू ईयर पार्टी में जो तेरे साथ आया था वो। हरि शॉक्ड हो गया और बोलने लगा, मैं तो न्यू ईयर पार्टी में अकेला गया था। ये सुन के मधु के होश उड़ गए। ये सारी बातें मधु की मां और तांत्रिक भी सुन रहे थे। सारी बातें सुनने के बाद तांत्रिक एक मिरर लाता है। मिरर में हल्दी और सिंदूर का लेप लगता है और कुछ मंत्र पढ़ के मधु को मिरर में देखने को बोलता है। उस मिरर में मधु के कंधे पे हाथ दे के एक लड़का खड़ा हुआ था जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। सीमा ये कह के क्लैप कर देती है तो निकिता डर जाती है और बोलती है, अरे यार, मैं कितने ध्यान से कहानी सुन रही थी, तूने ऐसा क्यों किया? सीमा हंस देती है और बोलती है, चलो अब राम डेयर करेगा। राम, तुम हम लोगों को ढूंढोगे, हम लोग छुप जाते हैं और छुप के क्लैपिंग करेंगे। तुम क्लैपिंग साउंड को सुन के ढूंढना। तभी अचानक मोमबत्ती बुझ जाता है और जगदीश आता है। राम ने उसका हाथ पकड़ के बोलता है, मैंने पकड़ लिया। सीमा मोमबत्ती जलाती है और बोलती है, अरे ये तो जगदीश है। लेकिन जगदीश सिर झुका के बैठ जाता है। कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप ही बैठा रहा। निकिता और सीमा ने उसे पूछा, इतनी देर क्या कर रहा था तू? लेकिन जगदीश कुछ जवाब नहीं दिया। अभी राम बोलता है, अभी जगदीश की बारी, जगदीश कहानी सुनाएगा। जगदीश सिर झुका के ही कहानी शुरू करता है। एक बार की बात है, 4 दोस्त थे। वो चारों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। यूं ही सर्दियों की छुट्टी चल रही थी। उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त का परिवार बाहर घूमने के लिए गए थे, तो उसने उसके सभी दोस्तों के साथ पार्टी करने का सोचा। उसने सभी दोस्तों को बताया तो सब मान गए। उसके पिताजी का एक फ्लैट था। उस फ्लैट एक सुनसान जगह में था। वो चारों उस फ्लैट में पार्टी करने का सोचे। अगले ही दिन वो चारों उस फ्लैट में गए। फ्लैट में पहुंचने के बाद वो लोग इधर उधर की बातें किए और गेम्स खेलना शुरू किए। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता चला जाता है और शाम हो जाता है। तब अचानक करंट चला जाता है। वो लोग मोमबत्ती जलाकर कहानी सुनाने का सोचते हैं और रूल बनाते हैं कि जो स्टोरी सुनाएगा वो दूसरे दोस्त को डेयर देगा। उनमें से एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है और एक दोस्त को डेयर देता है। उनमें से एक दोस्त खूब डरपोक होता है और उसको ही डेयर मिला। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त लोग उसे डरपोक बोले, इसीलिए वो डेयर को मान लेता है। उसका डेयर था कि गार्डन से जाके फूल तोड़ के लाना है। उसे पता होता है कि उसका दोस्त जानबूझकर उसको ये डेयर दी है, तो वो और कुछ नहीं सोचता और एक मोमबत्ती को जलाकर नीचे फूल लाने जाता है। वो जब नीचे जाता है तो देखता है कि वहां वॉचमैन नहीं है। फिर वो गार्डन से फूल तोड़ने जाता है। वापस आने के समय में वो देखता है कि वॉचमैन की जगह पे एक काला साया बैठा है। उसको लगा कि वही काला साया वॉचमैन है जो वहां पे बैठा है, तो उसने वही काला साया को वॉचमैन समझकर बोला, वॉचमैन काका मुझे थोड़ा ऊपर तक छोड़ दो ना, करंट नहीं है, चारों ओर अंधेरा है तो मुझे डर लग रहा है। ये सुन के वो काला साया हाँ बोला। फिर दोनों सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। उस काला साया के पीछे पीछे जगदीश चल रहा था। सीढ़ियों से जाते समय हाथों से अचानक फूल उस लड़के के हाथ से गिर जाता है, तो वो नीचे झुक के फूल उठाता है। तभी वो देखता है वॉचमैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जगदीश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो इग्नोर करके खुद ही ऊपर की तरफ जाने लगा। जब वो ऊपर जा रहा था तब नीचे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देता है, तो वो नीचे की तरफ, कौन है, आवाज देता है। फिर ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देता है। अब वो वॉचमैन काका बोल के 2 बार पुकारता है, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर से नीचे से फुटस्टेप्स की आवाज आया। वो नीचे की तरफ जाने के लिए मुड़ा, तब वो काला साया उसके पीछे खड़ा हुआ था और उसकी लाल आंखें अंधेरे में जलती हुई साफ दिखाई दे रही थी। उसको देख के उस लड़के की धड़कन तेज होने लगा और उसको हार्ट अटैक आ गया और वो उसी समय सीढ़ियों पर दम तोड़ देता है। उसके मरने के बाद उसको जिस दोस्त ने डेयर दिया था वो स्पिरिट कॉल करता है। तभी अचानक जगदीश अपना सर ऊपर उठाकर निकिता की तरफ देखता है। निकिता की तरफ देख के जगदीश एक खौफनाक हंसी दिखाता है। जगदीश को देख के निकिता थोड़ा घबरा जाती है। तभी जगदीश बोलता है, भूत को बुलाने से वो आते हैं, थोड़ा समय जरूर लगता है परंतु वो आते हैं।